Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start with the adrenergic drugs, directly acting catecholamines. In the previous section of ARNS Pharma we have seen various topics. Make sure that you have subscribed to my channel for more such content. Stay tuned with the channel. So let's start with the video. First of all, in this video we are going to see adrenergic drugs. तो इससे पहले हम देखते हैं adrenergic drugs होता क्या है. सिंपैथेटिक सिस्टम में दो ड्रग्स होते हैं, एक एड्रेनर्जिक ड्रग्स और दूसरा एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स. एड्रेनर्जिक ड्रग्स विल गोइंग टू वर्क अपोजिट टू डम्बल्स, जैसे कि पहले हमने देखा था पिछले वीडियोस में, जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के ड्रग्स कर रहे थे, विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द डम्बल्स. ओके, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी. एड्रेनर्जिक ड्रग्स डम्बल्स के अपोजिट वर्क करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेनर्जिक में भी दो तरह की होती है, एंटी डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग. डायरेक्टली एक्टिंग आर दोज ड्रग्स जो कि कैटेकोलामाइंस होते हैं. ठीक है, और जो इनडायरेक्टली है वो इनहिबिट करते हैं नॉर एड्रेनलिन के मेटाबॉलिज्म. हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है हमारा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, इसलिए इसे एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोला जाता है. एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द ANS Pharma. ऑल्सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी डीलिंग ओनली कैटेकोलामाइंस. नॉन कैटेकोलामाइंस हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है. ओके, कैटेकोलामाइंस क्या होता है वो हम देखते हैं. कैटेकोलामाइंस में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं. पहला जो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रग्स है वो है डोपामिन. डोपामिन क्या होता है वो हम जानते ही हैं. ठीक है, ये हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ रखा है. डोपामिन में इसके 2-3 क्वांटिटीज़ होते हैं. पहला क्वांटिटी जो हम पेशेंट को देंगे वो लेस देन 2 होता है, इन बिटवीन 2 to 10 या फिर मोर देन 10. लेस देन 2 आर दोज क्वांटिटी जिसमें कि D1 रिसेप्टर पे वर्क करेगा डोपामिन. अगर हम लेस देन 2 माइक्रोग्राम देंगे पर केजी पर मिनट उस पेशेंट को, तो वो D1 रिसेप्टर पे काम करता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी एंड मेसेंट्री में, जो कि फर्दर हेल्प आउट करेगा इन द वैसोडाइलेशन, विच विल फर्दर गोइंग टू इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो, फर्दर इंक्रीजिंग GFR, फर्दर डिक्रीजिंग BP. ठीक है, अब 2 to 10 माइक्रोमीटर अगर हम देते हैं तो वो 2 रिसेप्टर्स पे काम करेगा. D1 पे तो करेगा ही सेम एज ऑफ लेस देन 2, बट B1 पे भी करेगा. तो B1 पे हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करेगा. फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन का इंटर रिलेशन होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस से और BP से. ठीक है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कैसे शो करता है अपना मैकेनिज्म वो हम देखते हैं. जैसे ही BP बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, क्योंकि ये लोग वाइस वर्सा नहीं होता, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इंटरलिंक्ड होता है BP और कार्डियक आउटपुट. BP इज इक्वल टू, वी हैव सीन, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है. तो इसलिए कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो BP ऑटोमेटिकली बढ़ता है. ऑल्सो अगर मोर देन 10 वो ड्रग हम देते हैं उस पेशेंट को तो D1 रिसेप्टर पे वर्क करता है, B1 पे तो करता ही है, और साथ में यहाँ पर अल्फा-1 हमारे सीन में आता है. अल्फा-1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और BP को इंक्रीज़ कराता है. अब हम ये देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम देखें, सपोज 3 पर्सन है, यहाँ पर D1 है, B1 है और अल्फा-1 है. ठीक है, तो इसमें अल्फा-1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, अल्टीमेटली BP को इंक्रीज़ करा रहा है. यहाँ पर BP कम हो रहा है और यहाँ पर BP ज़्यादा हो रहा है. तो जहाँ पर BP कम हो रहा है, लेट्स सी दिस, ये वाला पॉइंट कम है हमारे पास, बट ये यहाँ पर 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट 1 पॉइंट, यानी कि +2 हमारे पास हो गया. यहाँ पर +1 ही है सिर्फ. ओके, तो इसलिए जो फर्दर इफेक्ट होगा वो क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, BP भी बढ़ेगा और GFR भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो क्वांटिटी है D1 का वो BP कम करा रहा है, बट B1 और अल्फा-1 तो BP ज़्यादा करा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ओवरऑल इफेक्ट BP ज़्यादा होता है. ठीक है, सेकेंड थिंग, इट इज़ अ सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर 3 शॉक्स: न्यूरोजेनिक शॉक,
septic shock and hypovolemic shock. Second drug of choice for न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक. तो हम ये वाला जो मोर देन 10 वाला डोज है वो हम इस 3 केसेस में देंगे. ठीक है. तो वी हैव लर्नड वेरियस थिंग फ्रॉम दिस टॉपिक जो कि हमें देखना भी था. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने इसका देख लिया लेस देन 2 वाले का, मोर देन 10 वाले का, बट 2 to 10 वाले का हमने नहीं देखा है, वो हम अभी देखते हैं. 2 to 10 में यहाँ पर आप देखो GFR बढ़ रहा है, GFR बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ D1 रिसेप्टर. GFR बढ़ रहा है. कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ B1 रिसेप्टर. कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है. देखो आप, GFR बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है. यहाँ पर BP कम भी हो रहा है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो GFR और कार्डियक आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग ओवर हियर. तो इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑन BP इज़ मिनिमम. Effect on BP is minimum. So it is a very drug of choice for cardiogenic shock, with oliguria. oliguria यहाँ पर oliguria मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली लो GFR. ऑल्सो यहाँ पर इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन 35 to 40%. बट नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज मोर देन 60%. तो जब इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35 to 40% हो जाता है तो ये कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है. शॉक इज़ अ कंडीशन जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है. ठीक है. तो हमने देखा कि स्पेसिफिकली कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हमारे पास 2 to 10 माइक्रोग्राम्स ऑफ डोपामीन हम देते हैं. ओके. और जो पहला हमने देखा था दैट इज़ ऑफ लेस देन 2, वो हम कब देते हैं? वैसो डायलेशन के लिए हम देते हैं. लेस देन 2 क्यों दे रहे हैं? वैसो डायलेशन के लिए दे रहे हैं. यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? कार्डियोजेनिक शॉक के लिए दे रहे हैं. ठीक है. और यहाँ क्यों दे रहे हैं? न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए दे रहे हैं. ये हमने देखा. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड जब हम डोपामीन के इफ़ेक्ट्स को पढ़ रहे हैं. ओके. सो वी हैव सीन ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट अप हम देखने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरा ड्रग जो कि है हमारा एड्रेनलिन. ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को. एड्रेनलिन इज़ द सेकेंड ड्रग ओवर हियर. आपने नाम पढ़ा होगा पहले भी. एपिनेफ्रिन भी इसे बोलते हैं. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर तो है ही, साथ साथ एज अ ड्रग भी दिया जाता है. ठीक है. ये कहाँ पर इसका रिसेप्टर है वो देखो. ये सभी जगह, ऑल रिसेप्टर्स, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, सभी जगह ही होगा. ओके. अल्फ़ा 1 में आप ध्यान से देखो, ये इन द अल्फ़ा 1 ये क्या इफ़ेक्ट शो करेगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन. जब भी वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा आप ये चीज़ याद रख लो हमेशा के लिए कि वो बीपी को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा. ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रहा है तो बीपी ऑटोमेटिकली हाई होगा. अल्फ़ा 2 will going to inhibit the cross of blood brain barrier. यहाँ पर CNS का एक्शन नो या निल हो जाएगा. नो CNS एक्शन. B1 हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, कंडक्शन को इंक्रीज़ करता है. बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेशन.
बीटा 3 क्या कर रहा था, लिपोलिसिस। लिपोलिसिस क्या, एडिपोसाइट्स वाला हमने पढ़ा था ना लेक्चर में। लिपोलिसिस कहाँ ये वाला आप देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बीटा 3 एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट था, तो ये लिपोलिसिस में ही हेल्प करेगा ना। लिपोलिसिस मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन, ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम ये सारी चीज़ें ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब भी आओ पिछला लेक्चर ज़रूर देख के आया करो, सो दैट आपको रिकॉल भी हो जाए और ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि फार्मा क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड होता है। अगर आप सेकेंड लेक्चर में भी चले जाओ, किडनी में आप चले जाओ, वो ANS से रिलेटेड होता है। आप किसी और सिस्टम में चले जाओ, CNS में चले जाओ, वो भी ANS से समहाउ इंटर रिलेटेड होता है। तो फार्मा इज़ समहाउ इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। आप दूसरा सब्जेक्ट भले ही रिलेट ना करो, बट फार्मा में तो आपको पढ़ के आना चाहिए पिछला लेक्चर, ओके। और मैं सीरीज़ इसलिए चला रही हूँ सो दैट आपको हेल्प हो जाए और इजी रहे पढ़ने में। नेक्स्ट अप इज़ द वी आर गोइंग टू डू वन एनिमल एक्सपेरिमेंट ओवर हियर, ठीक है, एनिमल एक्सपेरिमेंट, वो भी हम करते हैं। एनिमल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली लो डोज और हाई डोज, ये किस पे डिपेंडेंट है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर एनिमल एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं वो एड्रेनलिन का कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी बार क्वेश्चंस में आया है इन द PYQ ऑफ नीट PG एज वेल एज इनिसेट। आप ये देखो, लो डोज ऑफ एड्रेनलिन हम दे रहे हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग अहेड, एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन भी कर रही हूँ और बताती भी हूँ इसका आंसर। यहाँ पर अल्फ़ा 1 क्या कर रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, BP इंक्रीज करा रहा था। अल्फ़ा 2 क्या करा रहा था, क्रॉस कर रहा था BBB। एंड B1 जो है हार्ट रेट इंक्रीज करा रहा था, B2 ब्रोंको डायलेशन करा रहा था। ब्रोंको डायलेशन के साथ ये वैसो डायलेशन भी कराता है, वैसो डायलेशन यहाँ पर नोट कर लेना आप। ऑल्सो अगर इफ़ इन केस अल्फ़ा 1 ज़्यादा है और बीटा टू कम है, अल्फ़ा 1 बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा 2, तो अल्फ़ा 1 क्या करा रहा था, आप ध्यान से देखो, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। बीटा 2 क्या करा रहा है, वैसो डायलेशन करा रहा है, ठीक है। अगर इफ़ इन केस अल्फ़ा 1 इज़ वेरी मोर देन बीटा 2, मच मोर देन बीटा 2, तो उस टाइम पे क्या होगा, इफ़ेक्ट आप हमेशा याद रखना अल्फ़ा 1 का दिखेगा, इफ़ेक्ट ऑफ अल्फ़ा 1 विल बी सीन, यानी कि यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तब, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ, अभी जो एनिमल एक्सपेरिमेंट है इसका बहुत यूजेस है यहाँ पर। लो डोज ऑफ एड्रेनलिन जब हम देते हैं तो वहाँ पर बीटा 2, सपोज सिर्फ बीटा 2 के प्रति ये सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर। जब हम सपोज किसी पर्सन को लो डोज दे दिया है, किसका, एड्रेनलिन का, हमने लो डोज दिया है यहाँ पर, तो वो क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है टुवर्ड्स बीटा 2 रिसेप्टर। मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर यहाँ पर क्या होगा, बीटा 2। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर ओवर हियर, दैट इज बीटा 2। बीटा 2 यहाँ पर क्या है, मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर है। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखना, अभी मैं बता रही हूँ उस चीज़ को। तो बीटा 2 क्या कर रहा था, आपको याद होगा, वैसो डायलेशन या ब्रोंको डायलेशन कर रहा था। वैसो डायलेशन का मतलब होता है BP कम हो जाना, देयर विल बी फॉल इन BP, ठीक है, फॉल इन BP। नेक्स्ट अप इज द हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन, यहाँ पर हम देते हैं। जब हम हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन देंगे तो वो क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रही हूँ, हाई डोज अल्फ़ा 1 और बीटा 2 दोनों के लिए, मतलब दोनों के लिए सेंसिटिव है, बट लो डोज जब देंगे तो बीटा 2 के लिए सेंसिटिव है। जब हम हाई डोज देंगे तो अल्फ़ा 1 के लिए भी सेंसिटिव है, तो अल्फ़ा 1 भी इंक्रीज़ होगा और बीटा 2 भी इंक्रीज़ होगा। बट क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा 1 अगर ज़्यादा हो गया, इफ़ अल्फ़ा 1 इज़ मोर देन बीटा 2, देन मैंने पहले ही बताया था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो देयर विल बी rise in BP, ओके।
अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कि PYQ भी रहा है और मैं आपको पूछ रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ अल्फा ब्लॉकर is given, if alpha blocker is given before high dose, आप याद रखना एक चीज़, बिफोर, आफ्टर, हाई, लो, ये एक कीवर्ड्स हैं जो कि फार्मा में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. बिफोर हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन, देन व्हाट विल हैपन. आप सोचो कि अगर अल्फ़ा ब्लॉकर दिया गया बिफोर हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन में अल्फ़ा 1 भी है और बीटा 2 भी है, बट अगर अल्फ़ा ब्लॉकर हमने दे दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा क्या, आपको लगता है ये? नहीं. तो आंसर है नो, देयर विल बी फॉल इन बीपी, देयर विल बी फॉल इन बीपी. वाई? क्योंकि हमने दे दिया अल्फ़ा 1 और बीटा 2 है हमारे पास, हमने इसका ब्लॉकर ही दे दिया, तो क्या हो जाएगा, बीटा 2 विल कम इन इफेक्ट और बीपी विल फॉल. इजी. देन वी हैव one more question over here, that is if beta blocker is given. आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना. if beta blocker is given before high doses of adrenaline, then what will happen? So there will be rise in BP. क्यों? अगर बीटा ब्लॉकर दिया गया, अगेन वही चीज़ है, हमारे पास अल्फ़ा 1 है और बीटा 2 है. अगर बीटा ब्लॉकर दिया गया बिफोर हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन, केस वही है, अल्फ़ा 1 बीटा 2, अगर हम डोजेस कुछ भी रखें, बीटा 2 ही अगर ज़्यादा है, बट अगर हम इसको कट कर दिए या फिर बीटा 2 को हमने कट कर दिया, अल्फ़ा 1 है, ठीक है, बीटा 2 को हमने कट कर दिया, अल्फ़ा 1 बीटा 2 है हमारे पास, ठीक है. अगर हाई डोजेज ऑफ एड्रेनालिन हम देते हैं और बीटा को कट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा 1 विल कम इन इफेक्ट, तो राइज इन बीपी होगा, ठीक है. तो अल्फ़ा 1 विल कम इन इफेक्ट, सो देयर विल बी राइज इन बीपी. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो हमेशा याद रखना आप. पहला प्रोसेस जो था वहाँ पर बीटा हमने अल्फ़ा ब्लॉक कर दिया, तो बीटा इफेक्ट में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल. यहाँ पर बीटा ब्लॉकर इज गिवन, री रिवर्सल ऑफ डेल. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे री रिवर्सल ऑफ डेल. री रिवर्सल क्यों बोला, हमने इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस कट हो गया था, हमने इसको वापस री रिवर्स किया. आप देखो एक्चुअल में क्या था, यही था, हमने ये प्रोसेस किया फिर ये प्रोसेस किया, तो इट इज़ अ री रिवर्सल. हमने कट किया बट वापस से वो री रिवर्स हो गया, है ना. री रिवर्सल का मतलब ये होता है, यहाँ पर रिवर्स किया हमने, उल्टा किया, बीटा 2 इफेक्ट में आ गया ना, तो रिवर्सल ऑफ डेल. ओके. अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको दिखेगा कि पेशेंट को आप हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट डालती है. ठीक है, यहाँ पर देखो, सेकेंड थिंग, जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है आपको पता है? मैं चलो बता देती हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जब एनाफाइलेक्टिक इज द अनदर नेम ऑफ, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज द अदर नेम ऑफ एलर्जिक, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जब हो जाता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक. अब आप देखो यहाँ पर एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. ये हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, डिटेल में देखेंगे. बट अभी हमें सिर्फ मेडिसिन पढ़ना है ज़्यादा, तो हम इस पर ध्यान देते हैं. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, इसकी वजह से क्या होता है,
सो लेट्स सी एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है. एनाफाइलेक्टिक शॉक इज़ द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जहाँ पर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. कैसे होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई विल कम इनटू इफेक्ट. वो मास्ट सेल को फीडबैक देगा हिस्टामिन रिलीज़ करने के लिए. मास्ट सेल विल गोइंग टू रिलीज हिस्टामिन एंड फर्दर हिस्टामिन के लिए एज अ नेम से हिस्टामिन एच से ही H1 रिसेप्टर होता है. H1 रिसेप्टर दो चीज़ें करती है. क्या करती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है और वेजोडाइलेशन की वजह से बीपी लो हो जाता है. फर्दर जब हम एड्रेनलिन देते हैं किसी पेशेंट को, ठीक है, तो वो क्या करता है? अल्फ़ा 1 पे भी काम करता है और बीटा 2 पे भी. हमने देखा था अल्फ़ा 1 वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है तो फर्दर इस इफेक्ट को इनकाउंटर करता है और बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन कराता है तो फर्दर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को एनकाउंटर करके फिर ये एड्रेनलिन हाइपर सेंसिटिविटी को कम करता है. यानी कि एनाफाइलेक्टिक शॉक ओवर हियर वो कम हो जाएगा एड्रेनलिन की वजह से. तो हिस्टामिन हमने देखा क्या कर रहा है. हिस्टामिन इज़ द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म. हिस्टामिन में क्या होता है? बेसिकली हिस्टामिन कैसे सेक्रेट हुआ? मास्ट सेल हिस्टामिन सेक्रेट कर रहा है. तो हिस्टामिन इज़ द मेन रोल प्लेयर ओवर हियर. तो जब हम एड्रेनलिन देते हैं तो ये फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म करता है किसका? हिस्टामिन का, या फंक्शनल एंटागोनिज्म जिसे बोलते हैं. बट जब हम सेट्रिजिन देते हैं तो सेट्रिजिन क्या करता है? डायरेक्टली H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है. कौन? सेट्रिजिन. तो सेट्रिजिन H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है. तो ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म है. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप इसे ध्यान में रखना. नेक्स्ट अप इज़ द इंडिकेशन ऑफ एड्रेनलिन. हम एड्रेनलिन देंगे कब? बिफोर गोइंग अहेड विथ एड्रेनलिन इंडिकेशंस, वन मोर इंडिकेशन दैट वी हैव टू डिस्कस बिफोर गोइंग फर्दर अहेड. इंडिकेशन ऑफ एड्रेनलिन जो मैं इससे पहले डिस्कस करने वाली थी, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस. एड्रेनलिन क्या है? इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक विच इज़ अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन. यहाँ पर डोजेस क्या होगा? 0.5 मिलीग्राम हम देते हैं या फिर 0.5 ml लिख लो. कंसंट्रेशन कितना रहेगा इसका? एड्रेनलिन का कंसंट्रेशन इज़ 1:1000. आप हमेशा याद रखना कंसंट्रेशन इज़ 1:1000. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेस्टस लेट्रालिस मसल में हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका. अगर पेशेंट स्टेबल है, इफ़ द पेशेंट इज़ स्टेबल, इफ़ द पेशेंट इज़ स्टेबल तो फिर हम सबक्यूटेनियस रूट से इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बॉडी में. तो दो रूट्स हमने बताया. अगर पेशेंट स्टेबल है तो सबक्यूटेनियस रूट से देना है. अगर नहीं स्टेबल नहीं है पेशेंट तो वेस्टस लेट्रालिस से देना है. अब हम देखते हैं एड्रेनलिन की जो वाइल मार्केट में मिलती है वो 25 ml वाइल मिलती है. ठीक है, तो एड्रेनलिन की जो वाइल है मार्केट वाली वो होती है 25 ml की वाइल एक. लेट्स चेंज द कलर. ओके, 25 ml की वाइल मिलती है. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अभी मैंने बताया 1:1000. तो यहाँ पर 25 ml की वाइल है तो 1:1000 जब हम देते हैं तो 1 मिलीग्राम पर ml हम देते हैं. ठीक है, तो डोजेज इज़ 0.5 mg, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.5 ml भी अगर आप लिखोगे तो डैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में एक और इंडिकेशन देखते हैं कि एड्रेनलिन इज़ द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट ऑल्सो. जब कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो भी हम एड्रेनलिन देते हैं. क्योंकि एड्रेनलिन क्यों दे रहे कार्डियक अरेस्ट में? आप देखो यहाँ पर बीपी कम कर रहा था, देखा था आपने? बीपी कम कर रहा है एड्रेनलिन. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एड्रेनलिन कार्डियक अरेस्ट जब होता है
तो भी हम देते हैं। यहाँ पर फर्दर इनकाउंटर करा बीपी कम करके, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो कार्डियक अरेस्ट जब होगा तो उसमें कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के। एसिस्टोली, जिसको फ्लैट लाइन ईसीजी भी बोलते हैं, या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाए, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए, या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो जाए। तो इन सारे केसेस में अगर ये पेशेंट सिम्टम दिखा रहा है तो हम ये देंगे टेकीकार्डिया, एड्रेनलिन। तो यहाँ पर जो डोज होता है एड्रेनलिन का दैट इज़ 1 मिलीग्राम, आप याद रखना। तो ये जो 1 मिलीग्राम हम डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पर देखो आप 10 ml का एक सिरिंज होता है, उसमें 1 ml देंगे एड्रेनलिन और सेलाइन मिला देंगे, बाकी 9 ml नॉर्मल सेलाइन। तो कंसंट्रेशन हम यहाँ पर करेंगे 1:10,000, ठीक है। 1:10,000 इज द कंसंट्रेशन ओवर हियर। तो डोज क्या है, 1 मिलीग्राम, 10 ml की सिरिंज है, लेकिन डोज हम 1 मिलीग्राम ही दे रहे हैं। 10 ml की सिरिंज है जिसमें कि हम 9 ml सेलाइन मिला रहे हैं, आप ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और 1 ही ml एड्रेनलिन है। तो कंसंट्रेशन 1:10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रूट जो है, वहाँ रूट क्या था, सबक्यूटेनियस था, या फिर वेस्टस लेटरालिस मसल्स में देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम आईवी देंगे या फिर इंट्राऑशियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्राऑशियस बोन में। बोन क्या है, टीबिया, टीबिया बोन में, जिसको आईओ भी बोलते हैं, इंट्राऑशियस को। मोस्ट कॉमनली यूज यहाँ पर टीबिया ही होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। नाउ अब डोजेस के बीच का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमने 2 डोजेस पढ़ लिया और बच्चों को कन्फ्यूज़न होता ही है इस डोजेस में। तो एड्रेनलिन डोजेस कंपैरिजन यहाँ पर एक क्विकली कर लेते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन था, वहाँ पर हम दे रहे थे डोज 0.5 ml, यहाँ पर 1 mg देंगे। तो अंतर है दोनों में, और अंतर थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा है। आप इसको ध्यान से देखो, कार्डियक अरेस्ट जब हो रहा है तो कितना देंगे, 1 mg दे रहे हैं या फिर 1 ml दे रहे हैं। यहाँ पर दे रहे हैं 0.5 mg, यहाँ पर 1 mg। यहाँ पर 1:1000 का रेशियो, यहाँ पर 1:10,000 का रेशियो। क्यों 10,000, क्योंकि हम 9 ml सलाइन भी मिला रहे हैं। यहाँ पर 0.5 ml है कंसंट्रेशन, यहाँ पर 10 ml कंसंट्रेशन है। यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम ही है, आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमने सेलाइन मिला दी थी 1 के साथ, तो टोटल 10 ml कंसंट्रेशन है। जो इंजेक्ट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर इंट्रामस्कुलर था, यहाँ पर इंट्राऑशियस और इंट्रावीनस था। तो आईवी हम मोस्टली देते हैं, और इंट्राऑशियस में मोस्टली, यहाँ पर जो मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन यूज़, मतलब मोस्ट कॉमन यूज़ टीबिया अगर इंट्राऑशियस देंगे तो ये मोस्ट कॉमन यूज्ड है, ठीक है। अगर हम इंट्राऑशियस दे रहे हैं तब, मोस्टली हम इंट्रावीनस ही देते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो उस चीज़ को, हम मोस्टली इंट्रावीनस ही देंगे, बट इंट्राऑशियस जब देंगे तो कौन सा बोन ज़्यादा यूज़ होगा, डेट इज़ टीबिया बोन। हम डायरेक्टली पेशेंट के लेग में यहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं, ओके। अब देखो नॉर एड्रेनलिन, अब नेक्स्ट हमने डोपामिन दे दिया, एड्रेनलिन देख लिया, अब नॉर एड्रेनलिन देखते हैं। नॉर एड्रेनलिन वो क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
नॉर एड्रेनलिन यहाँ पर जो होता है सभी पे वर्क करेगा ये भी, बट B2 पे वर्क नहीं करता ये, आप ध्यान रखना। B2 पे नॉर एड्रेनलिन वर्क नहीं करता। नो एक्शन ऑन β2 रिसेप्टर। β2 नहीं होगा तो ब्रोंकोडायलेशन नहीं होगा, वैसोडायलेशन नहीं होगा, तो देयर विल बी नो रोल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। मतलब क्या हुआ इसका? नो रोल इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। PYQ अगेन, यहाँ पर जो भी लाइंस मैं लिख रही हूँ सभी PYQ है, तो मैं सबको तो नहीं लिख सकती PYQ। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को। ऑल अदर रिसेप्टर्स पे वर्क करता है नॉर एड्रेनलिन, बट B2 पे वर्क नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल अदर रिसेप्टर्स में अल्फा 1 क्या करा रहा था? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अल्फा 2 not crosses BBB. β1 increase heart rate for the increase in cardiac output. β3 लिपोलिसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब कि BP ज़्यादा होगा, प्योर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो नॉर एड्रेनलिन है, जो हमें मेन मुद्दा यही है फार्मा पढ़ने का कि ड्रग ऑफ चॉइस है किसका। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज नंबर 1 फॉर हाइपरवॉल्यूमिक शॉक। It is a drug of choice for neurogenic shock. It is a drug of choice for again spinal shock. Drug of choice for septic shock, hypotensive shock, cardiogenic shock, hypotensive shock and cardiogenic shock. तो ये सारे का ड्रग ऑफ चॉइस है। कार्डियोजेनिक में भी कौन सा? एक्सट्रीमली लो BP जब हो जाए विथ लो PP। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी जब एक्सट्रीमली लो BP हो जाए, एक्सट्रीमली लो BP विथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90। सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? 120 होता है जनरली, तो अगर लेस देन 90 हो जाता है तो फिर हम यही वाला देते हैं, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन क्या करता है इन जनरल? आप देखो, नॉर एड्रेनलिन क्या कर रहा था? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तो आपको याद होगा BP जब इंक्रीज होता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, फर्दर लीडिंग टू BP इंक्रीमेंट, where P is the peripheral resistance, cardiac output multiplied with this peripheral resistance. तो BP इज इक्वल टू क्या हो रहा था? कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ PR। तो यहाँ पर अगर ये ज़्यादा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आउटपुट कम होगा, फर्दर लीडिंग टू हार्ट रेट कम, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, नॉर एड्रेनलिन क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, तो BP ज़्यादा होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट। तो लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा चलेगा नहीं ना, इसको इनकाउंटर भी करता है। तो एक मैकेनिज्म होता है शरीर का ही, दैट इज़ रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और BP भी कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाता है। रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये होता है हार्ट रेट कम होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट अप इज़ द आर्टिफिशियल कैटेकोलामाइंस। हमने कैटेकोलामाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल
कैटेकोलामाइंस। कुछ कैटेकोलामाइंस बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते, किसी भी ऑर्गेनिज्म में भी नहीं होते, हम आर्टिफिशियली उसको लेते हैं। पहला है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन इज द आर्टिफिशियल कैटेकोलामाइन नंबर 1। ये क्या करता है, बीटा 1 को इंक्रीज कर देता है, काफ़ी इंक्रीज कर देता है। तो बीटा 1 क्या कर रहा था, वैसोडाइलेशन कर रहा है, फर्दर लीडिंग टू कार्डियक आउटपुट इंक्रीमेंट, हार्ट रेट इंक्रीमेंट। सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक विथ सिस्टोल ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mmHg। ठीक है, तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो हम डोब्यूटामाइन देंगे। अब नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम क्या करता है, ये D1 रिसेप्टर पे वर्क करेगा। D1 अगर आपको याद होगा तो डायलेट करता है किडनी वेजल्स को। D1 B1 मैंने पढ़ा रखा है पिछले वीडियोस में, आप जाके प्लीज़ उसको देखना। D1 क्या करा रहा था, डायलेट करा रहा था ब्लड वेसल्स को, GFR इंक्रीज करा रहा था, BP कम करा रहा था, और डायलेट कराता है मेसेंट्री वेसल्स को, जिसके वजह से BP कम होता है। तो ये दोनों चीज़ें D1 कराता है। अब फिनोल्डोपाम इज यूज्ड, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन क्राइसिस विथ ओलिगूरिया। ओलिगूरिया मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, ओलिगूरिया इज एक्सट्रीमली लो GFR। तो GFR को बढ़ाने के लिए हम फिनोल्डोपाम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिनोल्डोपाम इज अनदर मेडिसिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द आइसोप्रिनालिन। acts on all beta receptors, that is B1, B2 and B3। ये सभी रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा। तो हमने देखा ये सारी चीज़ें। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, एंड आई नो दिस, कार्डियोजेनिक शॉक हमने देखा और इसके मेडिसिन काफ़ी देखे, बट अगर इजेक्शन, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब क्या, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35 to 40%, नॉर्मली कितना होता है 60%, हमने देखा था ये। कार्डियोजेनिक शॉक के लिए 3 मेडिसिन मैंने बताया। ओलिगूरिया अगर हुआ तो डोपामिन देंगे। SBP डेट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 90 हुआ तो डोब्यूटामिन देंगे, और लेस देन 90 हुआ तो नॉरएड्रेनालिन देंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्लाइड, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आया है PYQ में भी। ओके, तो अब लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव गेन्ड थ्रू दिस टॉपिक। हमने देखा था पिछले लेक्चर में, वो रिवीजन रह गया था तो मैं अभी करवा देती हूँ। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैटेकोलामाइंस के बारे में। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। डायरेक्टली एक्टिंग कैटेकोलामाइंस होता है जो कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, जो कि वर्क करेगा अपोजिट टू डम्बल्स। ओके, कैटेकोलामाइंस डोपामिन होता है, पहला मेडिसिन, पर माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। ठीक है, लेस देन टू D1 पे वर्क करता है, ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी एंड मेसेंट्री, वैसोडाइलेशन कराता है, RBF रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज कराता है, GFR इंक्रीज कराता है, और फर्दर डिक्रीमेंट ऑफ BP कराता है। 2 to 10 माइक्रोग्राम जब हम देते हैं पर kg पर मिनट, D1 और B1 दोनों पे वर्क करता है। D1 GFR को इंक्रीज करा रहा था, BP को डिक्रीज करा रहा था, B1 हार्ट रेट को इंक्रीज करा रहा था और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन करा रहा था, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा था, फर्दर इंक्रीजिंग द BP। यहाँ पर इनकाउंटर करता है ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि BP कम हो रहा है, एक BP ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर D1 ज़्यादा हो जाएगा तो BP कम हो जाएगा,
और B1 ज़्यादा हो जाएगा तो BP ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो इट इज़ वैन, तो यहाँ हमने देखा था कि GFR इंक्रीज़ हो रहा है, BP डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो GFR इंक्रीज़ हो रहा है, फर्दर BP डिक्रीज़ हो रहा है, एंड देन B1 क्या कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करा रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ करा रहा है, फर्दर लीडिंग टू इंक्रीमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट और BP इंक्रीज़ हो रहा है। बट GFR इंक्रीज़ हो रहा है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है ओवरऑल, क्योंकि BP और ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है, तो इफेक्ट विल गोइंग टू बी नलीफाइड। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? D1 और B1 दो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर। ओके, एंड D1 क्या करा रहा है, GFR इंक्रीज़ करा रहा है, BP डिक्रीज़ करा रहा है। B1 क्या करा रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ करा रहा है और BP इंक्रीज़ करा रहा है। बट क्योंकि GFR के वजह से BP डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर BP इंक्रीज़ हो रहा है, तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। फर्दर मोर यहाँ पर विल सी कि GFR इंक्रीज़ होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। इफेक्ट ऑन BP इज़ वेरी मिनिमम, सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिगुरिया, जहाँ पर इजेक्शन फ्रैक्शन एक्सट्रीमली लो होता है, इट इज़ लेस देन 35 to 40%, दैट इज टर्म्ड एज कार्डियोजेनिक शॉक। ओलिगुरिया मतलब लेस GFR। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो था वो डोपामीन ही है अगेन, कंसनट्रेशन ऑफ मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, D1 B1 और अल्फा 1 पे यहाँ पे वर्क करेगा। अल्फा 1 क्या करा रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, BP इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पर देखो BP इंक्रीज़ BP लो, तो +2 +1, तो फर्दर ओवरऑल BP इंक्रीज़ ही होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, GFR इंक्रीज़ होगा। इट इज़ द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ओके, हमने तीनों का देख लिया इफेक्ट। अब एड्रेनलिन देखते हैं। एड्रेनलिन क्या कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज एपिनेफ्रिन। ऑल रिसेप्टर्स पे वर्क कर रहा है। अल्फा 1 पे वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, अल्फा 2 पे कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर अल्फा 2, सो देर विल बी नो CNS सेक्शन। बीटा 1 हार्ट रेट इंक्रीज कराएगा, बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन या वैसो डायलेशन कराएगा, बीटा 3 लिपोलिसिस कराता है, बीटा 3 लिपोलिसिस कराता है। एंड देन यहाँ पर जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और वैसो डायलेशन हो रहा है, तो अगर अल्फा 1 ज़्यादा है तो वैसो डायलेशन होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ना कि वैसो डायलेशन। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसमें कि लो डोज ऑफ एड्रेनलिन दिया। तो लो डोज ऑफ एड्रेनलिन जब भी इंजेक्ट करते हैं किसी भी एनिमल में, तो वो मोस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर वहाँ पर बीटा 2 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा, तो डिक्रीज़ हो जाएगा BP। बट अगर हम हाई डोज ऑफ देते हैं तो यहाँ पर अल्फा 1 भी है और बीटा 1 भी, बीटा 2 भी है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो वहीं पे मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा था आपसे, कुछ क्वेश्चंस, दैट इज़ इफ़ अल्फा ब्लॉकर इज़ गिवन बिफोर द हाई डोजेस ऑफ एड्रेनलिन, तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, तो देयर विल बी फॉल इन BP। क्यों BP में फॉल क्यों होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इनहिबिट कर दिया। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नेम्ड एज vasomotor reversal of Dale. If beta blocker is given before high dose of adrenaline, so there will be rise in BP. Why? क्योंकि alpha 1 will come in effect, there will be reversal of Dale. अब हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, डेट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज एनाफाइलेक्टिक शॉक विच इज़ अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। ये एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आता है, जहाँ पर IgE सेल्स एक्टिवेट होकर मास्ट सेल को सिग्नल करता है, एंड मास्ट सेल फॉर द ट्रिगर हिस्टामिन टू रिलीज। एंड हिस्टामिन के लिए एक रिसेप्टर होता है जो कि होता है H1 रिसेप्टर, जो कि क्या कराता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और वैसो डायलेशन कराता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कम कर देता है और BP कम कर देता है। जब हम एड्रेनलिन देते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और फिर फर्दर BP इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम एड्रेनलिन देंगे तो बीटा 2 पे भी एक्ट करेगा, वैसो ब्रोंको डायलेशन कराएगा और फिर ये इसको नलीफाई करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वाला चीज़ को। तो यही मैंने देखा था। एक क्वेश्चन मैंने रिसेंटली PYQ भी था जिसपे कि ये स्लाइड मैंने बनाई थी, हिस्टामिन इज़ द एड्रेनलिन विल इनकाउंटर द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन। यहाँ पर देखो हिस्टामिन क्या है, मास्ट सेल रिलीज़ कर रहा है, तो एड्रेनलिन जब देंगे तो ये एंटागोनाइज करेगा। किसको एंटागोनाइज मतलब होता है इफेक्ट नलीफाई करेगा, किसका, हिस्टामिन का। तो इट इज़ अ फंक्शनल एंटागोनिज्म। H1 रिसेप्टर जैसे कि सेट्रिजिन होता है, वो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, H1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देगा, तो ये फर्दर नलीफाई करेगा, बट ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है।
नेक्स्ट अप इज द इंडिकेशन ऑफ एड्रेनलिन. एड्रेनलिन का इंडिकेशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, डोजेस क्या है 0.5 mg, ऑल्सो कॉल्ड एज 0.5 ml यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. कंसनट्रेशन इसका 1:1000 लेंगे. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज वेस्टस लेटरालिस. मोस्टली अगर पेशेंट स्टेबल है तो सबक्यूटेनियस रूट से देंगे इसे. ओके. कंसनट्रेशन एक 25 ml की वाइल मिलती है जिसमें कि हम ये इंजेक्ट करेंगे. 25 ml की वाइल है जिसमें कि एड्रेनलिन इंजेक्ट किया जाता है. तो 25 ml की वाइल है तो इसका 25 ml की वाइल का कंसनट्रेशन है ये. ठीक है, ये जो कंसनट्रेशन है ये 25 ml की वाइल का है. 1:1000 कंसनट्रेशन में ये प्रेजेंट रहता है. तो इसलिए हमें देना कितना है 0.5. ठीक है. अब सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, जहाँ पर PEA पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो, एसिस्टॉल यानी कि फ्लैट लाइन ECG हो, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो, जहाँ पर वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे. ये सिम्टम्स है पेशेंट्स के. पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में भी मे बी पेशेंट इज़ हैविंग पल्सलेस ट्रैकीकार्डिया, तो वहाँ पर भी हम ये एड्रेनलिन यूज़ कर सकते हैं. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट, डोज यहाँ पर मैटर करता है. 1 mg देंगे, बट यहाँ पर 1 mg ऐसे नहीं जाता है. 1 mg इज़ सपोज यहाँ पर 10 ml देंगे. कैसे देंगे? कंसनट्रेशन जो इंजेक्ट कर रहे हैं डेट इज़ 10 ml. वहाँ इंजेक्ट भी 0.5 ml ही कर रहे थे. 10 ml इंजेक्ट कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? 1 ml एड्रेनलिन देंगे, साथ में 9 ml सेलाइन देते हैं. तो 10 ml का सिरिंज होता है. 1:1000. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ IV और इंट्राओशियस. इंट्राओशियस में मैंने बताया था ये 10 नहीं इंट्राओशियस है, आप याद रखना इसे. इंट्राओशियस टीबिया, इंट्राओशियस में मोस्टली टीबिया बोन यूज़ करते हैं. ठीक है. एड्रेनलिन का डोजेस यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट है. एनाफाइलेक्सिस में हम 0.5 mg देते हैं, कार्डियक अरेस्ट में 1 mg देते हैं. कंसनट्रेशन इज़ 1:1000, 1:10,000. ml कितना रहता है जो हम इंजेक्ट करते हैं उसका? ml 0.5 ml इंजेक्ट करते हैं. यहाँ पर 10 ml इंजेक्ट कर रहे हैं विथ 9 ml ऑफ सेलाइन एंड 1 ml ऑफ एड्रेनलिन. यहाँ पर इंट्रामस्कुलर रूट है, इंट्रामस्कुलर रूट है, और यहाँ पर इंट्राओशियस या फिर इंट्रावीनस रूट है. अब नेक्स्ट मेडिसिन है नॉर एड्रेनलिन. नो एक्शन ऑफ B2 रिसेप्टर्स, इसलिए ब्रोंकोडायलेशन नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा मेजर क्रूशियल रोल नहीं होता है एलर्जीज़ में. अदर रिसेप्टर्स में वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा α1 में, α2 कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, β3 लिपोलिसिस कराएगा, β2 में तो है ही नहीं, और β1 में इंक्रीज कराता है हार्ट रेट. इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोवॉलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोटेंसिव शॉक एंड कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक एक्सट्रीमली लो BP जहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 हो. नॉर एड्रेनलिन आप यहाँ पर देखो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीमेंट ऑफ BP के वजह से होता है, बट यहाँ पर एक रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया के नाम से एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है उसको कम कराता है, इनकाउंटर कराता है विथ डिक्रीमेंट ऑफ हार्ट रेट. यही मैंने यहाँ पर स्लाइड में बताया था. आर्टिफिशियल कैटाकोलामाइंस, डोब्यूटामिन, फिनॉल्डोपाम और आइसोप्रिनेलिन हमने देखा था. डोब्यूटामिन क्या है? β1 पे काम करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कराता है. कार्डियोजेनिक शॉक विथ SBP मोर देन 90, वहाँ पर डोब्यूटामिन यूज़ करेंगे. लेस देन 90 है तो नॉर एड्रेनलिन, और कार्डियोजेनिक शॉक विथ ओलिग्यूरिया तो डोपामिन यूज़ करते हैं. फिनॉल्डोपाम डायलेट करता है किडनी वेजल्स को, D1 रिसेप्टर पे काम करता है, इंक्रीज करता है GFR, और बिजेंट्री वेसल्स को डायलेट करता है तो डिक्रीज करता है BP. आप हमेशा याद रखना GFR मोस्टली जहाँ पर 99% ऑफ द केसेस में जहाँ पर GFR इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर BP डिक्रीज होगा. ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस विथ ओलिगोरिया, आइसोप्रिनेलिन एक्ट्स ऑन ऑल बीटा रिसेप्टर्स B1, B2, B3. इससे यही क्वेश्चन आया अभी तक आइसोप्रिनेलिन से. So this is it for this video, and make sure that you have subscribed to the channel, and please visit my channel so that you will be notified for the upcoming lectures. Thank you so much for watching.